जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेडपीएस मैथ क्लासेज में, जिसमें लगातार आपको क्लास चलेगी बिहार बोर्ड 2024 को टारगेट करते हुए मैथ सेक्शन का स्पेशली इसमें क्लास आपको मिलेगी। काफ़ी अरसों से बीत गया था, आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और लगातार अब आपको मिलती रहेगी क्लासेज इस चैनल पर, ठीक है ना। तो आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे आप होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसमें आपको मिलने वाला है लगातार आपको बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको एग्जाम को टारगेट करते हुए 2024 का एग्जाम को टारगेट करते हुए डिजाइन किया गया है और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछता है। बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न आज के सेशन में रहने वाला है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग दबा के लाइक कर दे, है ना। सब लोग दबा के लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। और शुरू से अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगी, भरोसा रखिए, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए पेन और पेपर लेकर आप बैठेंगे। ये रहा आज का पहला सवाल, जो आप देख सकते हैं कि 2021 में सवाल ये पूछा गया है आपके बोर्ड के पेपर में। बोला है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। पहले तो ये जाने कि अभाज्य संख्या होती कौन है, तो ये जान लीजिए पहले अभाज्य संख्या कौन होती है। तो आपको मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या वो होती है, अपनी भाषा में अगर समझे तो जो खुद के टेबल में आए, या एक और भाषा में मैं समझाना चाहता हूं कि वैसा अंक अभाज्य संख्या होता है जो खुद से कट जाएगा, नहीं तो एक से कटेगा। एक ऐसी संख्या है जो सब में भाग लग जाता है, लेकिन अगर एक को छोड़ दें तो बचेगा खुद वही संख्या जिससे भाग लगेगा, वही अभाज्य होगा। जैसे कोई कहेगा कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सब खुद के टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में आने वाला नहीं है। या ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका गुणनखंड ना हो, है ना, बहुत शानदार। या अगर गुणनखंड हो भी तो खुद आए और 1 लेकर आए, बस 2 × 1, बस इसी को ऐसे लिख सकते हैं। 3 को 3 × 1, 13 को 13 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। बस ये अभाज्य संख्या होती है। बाकी जो बच गया, जो किसी के टेबल में आए या उसका फैक्टर हो जाए, वो भाज्य होती है। सवाल में आपसे पूछा था कि कौन अभाज्य संख्या है, तो ये 13 है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। ऑप्शन सी हो जाएगा, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो एलसीएम बताइए। देखिए अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है ना, याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है बाबू? तो कहिएगा कि संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्याओं का क्या होता है? तो कहिएगा कि गुणनफल होता है। याद रहेगा, संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो संख्या कौन कौन है? ए और बी है। इन दोनों का गुणनफल निकालिएगा तो गुणा करिएगा तो ए और बी मिलेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया? वो आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए। अगर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है। बोला है कि संख्या दे दिया है 2 बोला है कि 2.13, फिर 113, फिर 1113, फिर 1113 ऐसे करके दे दिया है। अब समझिएगा बात, इसको क्या कहते हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं 2.1311 3111 31113, तो इसको कहेंगे परिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यही जो है संख्या जो है कि ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर यही संख्या रिपीट करता, ऐसे रहता 2.13 13 13 13 ऐसे डॉट डॉट, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों?
क्योंकि इसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 2.13 और 13 देखिए ना रिपीट कर रहा है बार बार, तो ऊपर हम बार दे देंगे यानी रेकरिंग दे देंगे, तो इसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। अच्छा मान लीजिए कि रिपीट नहीं करता और डॉट डॉट नहीं रहता, इसके जैसा रहता, इसके जैसा, तो हम इसको परिमेय कह सकते थे। लेकिन ये संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है और स्टॉप भी नहीं हो रहा है, रुका भी नहीं है, तो इसको कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे बाबू? अपरिमेय। सवाल में आपसे यही पूछा था कि बताइए इसको क्या कहेंगे, तो कहेगा अपरिमेय कहेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हम चल रहे हैं ताकि आपको उस टाइप का जब भी सवाल आपके सामने आए आप एक झटके में चटका दें, है कि नहीं? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, समझिएगा पूरी शिद्दत के साथ, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सीखना है आराम से। अब देखिए बोला है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा। सह अभाज्य कौन होता है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए। क्या है? जैसे हम लिखे 3 × 4, ये सह अभाज्य। क्यों? क्योंकि देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 3, बहुत शानदार, और 4 को हम लिख सकते हैं 1 × 4, बहुत शानदार। अच्छा इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। अगर 4 को भी फैक्टर करते हैं 2 × 2 और फिर 1, तो भी यहाँ 1 फैक्टर 1 कॉमन मिलेगा। जो क्या कॉमन मिलेगा? 1 ही। तो जिस वैसी संख्या जिसमें कॉमन जो है 1 मिले, 1 के अलावा कुछ नहीं, तो वो सह अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है बाबू? सह अभाज्य संख्या इसको कहते हैं। इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना? सह अभाज्य संख्या। अब बोला है कि बताइए अगर 3 और 4 मान लीजिए अभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना होगा? तो HCF हमेशा 1, क्योंकि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1। या अगर ऐसे भी कह देता, सह अभाज्य नहीं कहता, केवल कह देता कि अभाज्य संख्या का आप HCF बताइए, तो अभाज्य संख्या का HCF भी 1 होता है। क्या होता है? 1। चाहे अगर कह देता कि लगातार संख्याओं का HCF बताइए, लगातार संख्या मतलब जैसे कह दे 2, 3, 4 ऐसे, मतलब लगातार का मतलब लगातार 2 संख्या होना चाहिए, लगातार 2 संख्या, लगातार 2 संख्या का HCF अगर कह दे तो कहिएगा कि तो भी 1। जैसे कह दे 3 और 4 लगातार है, इसका HCF 1। कह दे 5, 6 तो इसका HCF 1। अगर कह दे 7, 8, 9 तो भी HCF कितना होगा? 1। लगातार संख्या हो और उसका HCF कहे तो कहेगा कि 1। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है आगे कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? देखिए एक बात बताइए, देखिए इसमें यहाँ 4m + 2 है, ये पहला ऑप्शन है। देखिए इसमें कुछ भी वैल्यू m के जगह पर रखिएगा ना और 2 जोड़िएगा तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? सम संख्या मिलेगा। कैसे? तो मान लीजिए हम 1 रखेंगे तो 4 × 4 और 2 6 हुआ, 6 क्या होता है? सम संख्या। अच्छा हम 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 2 10, 10 भी क्या होते हैं? सम संख्या। यानी कुछ भी रखिएगा धनात्मक संख्या तो यहाँ 2 जोड़ेंगे उसमें तो सम संख्या ही मिलेगा। बी ऑप्शन है, इसमें भी वही बात है, इसमें भी यही बात है, इसमें भी यहाँ कुछ भी रखिएगा सम संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कहिएगा कि सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या। अच्छा सी ऑप्शन जो है 4m + 1 है। अच्छा इसमें कुछ भी रखेंगे ना तो विषम मिलेगा। कैसे? तो मान लीजिए हम 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 9 क्या होता है? विषम संख्या। मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 4 3 12 और 1 मिलकर कितना होता है? 13 होता है। 13 क्या होता है? विषम संख्या। तो यह यहाँ पर हमेशा आपको विषम संख्या मिलेगा, यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। सवाल में यही पूछा है कि बताइए m एक धनात्मक पूर्णांक है तो m विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप कौन होगा? तो कहेगा ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यहाँ पर दिया है कि यदि, बोला है यदि px बराबर अगर दिया है कितना बाबू? qx × gx, समझिएगा, और px का घात दे दिया है 6, कितना दे दिया है? 6, और gx का घात दे दिया है 2, कह दिया है कि px / gx का घात कितना होगा।
अब देखिए समझिए बात, समझिए पी एक्स और जी एक्स का घात कितना होगा। एक बात बताइए, ये जो घात है ये कोई ना कोई चर राशि का घात होगा 6, तो मान लीजिए उस चर राशि को हम x मान लेते हैं जिसका घात कितना दिया है, पी एक्स का 6 दिया है, ठीक है। नीचे जी एक्स है तो जी एक्स का कितना घात दिया है 2, तो इसको हम मान लेते हैं पावर कितना 2, इसमें भी चर राशि x मान लेते हैं। अब देखिए बेस सेम रहता है, पावर घट जाता है अगर डिवाइड में रहे तो हम x के पावर 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब px बाई जी का घात कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4 हो जाएगा, और यही 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब होता है ना, परिमेय की बात कह रहा है। अपरिमेय नहीं कह दे, इसका मतलब इसका अर्थ होता है क्या बाबू, परिमेय। इसका क्या अर्थ होता है, परिमेय। इसका मतलब अब चारों ऑप्शन में आपको परिमेय ढूंढना है। परिमेय वो होता है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, या ऐसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में जो रूट के अंदर ना रहे, रूट के अंदर ना रहे। रूट के अंदर अगर रहे भी तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। जैसे रूट के अंदर ये है 4 लेकिन ये बाहर हो सकता है तो ये परिमेय हो गया, ठीक है ना। बाकी अगर रूट के अंदर 3 रहे तो ये अपरिमेय होगा। अगर मान लीजिए रूट के अंदर 7 रहे तो ये अपरिमेय होगा। आप समझ गए होंगे बात। अब देखिए पाई हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। रूट में 7 है, इसका पूरा पूरा x रूट नहीं निकलेगा तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय होता है ना। जबकि हमको ढूंढना क्या है, परिमेय, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा रूट के अंदर क्या है 7 है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी परिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, तो गलत हो गया क्योंकि हमको बताना है परिमेय क्या होगा। ये रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 5 है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 3 रूट के अंडर 17 है और नीचे रूट के अंडर 14 8 है। ये रूट के अंदर दोनों है, कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 25 का XY रूट निकलेगा। रूट के अंदर है ना तो 25 का XY रूट हो जाएगा 5, और ये भी रूट के अंदर है तो 16 का XY रूट 4, इसका मतलब 15/4। और देखिए ना ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर नहीं है तो ये परिमेय हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। सवाल देखिए, उससे पहले आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर तरह के अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। आगे देखिए सवाल, देखिए क्या कहता है सवाल आगे बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है एवं उनका HCF 19 है, मतलब मौसन 19 है, तो लौसा मतलब HCF बताना है। अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दो संख्या अगर दिया है ICF और LCM का रिलेशन बताना है तो याद रखिएगा कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू याद रखिएगा HCF इंटू LCM, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए ना फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 21 से 66 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा HCF दिया कितना है, 19 दिया है, और लॉसा निकालना है, मतलब LCM आपको निकालना है। 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19 हो गया, बचेगा 26, फिर 19 से कम 19 और 19 चौका 76 हो गया। मतलब LCM कितना आ गया, तो 114 आ गया। LCM कितना आ गया, तो कहिएगा 114 आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। सवाल देखिए बोला है ए बराबर, ये 23 नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, 23 इंटू 3 इंटू 5 नहीं है, बल्कि ऐसे है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 है ऐसे। बी बराबर भी मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 24 नहीं है, बी बराबर 24 इंटू 5 इंटू 7 नहीं है, 24 नहीं है, 2 के पावर 4 है, ठीक है ना, इंटू 5 है, इंटू 7 है। अब देखिए बोला है इसका क्या बाबू, बोला है इसका LCM निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, LCM निकाल दीजिए। अब इसका ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए एक बात बताइए, दोनों में बेस कॉमन है तो 2 लिख देंगे,
पावर यहाँ 3 है, पावर यहाँ 4 है, तो एलसीएम निकालते समय जो अधिक पावर है उसको लिखा जाता है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो पावर 4 लिखेंगे, बहुत शानदार। इनटू यहाँ 5 में दोनों कॉमन है, 5 तो आसानी से 5 कॉमन हो गया, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ 3 अकेला है, ऊपर है लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो लिखेंगे। अच्छा 7 नीचे है, ऊपर वाला में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। यानी जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी, ठीक है। 2 के पावर 4 का मतलब हो जाता है 16, और यहाँ है 5, यहाँ है 7 त्रिका 21, यहाँ हो जाएगा 16 पचे 80 हो गया। 80 में 21 से गुणा करेंगे तो 8 कम 8 दूना 16 हो गया। 1680 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1680 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आगे बोला है, सवाल में ध्यान से सुनिए, समझिए। बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। बोला है कि 144 दिया हुआ है, बोला है 144, बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। देखिए, सबसे पहले 144 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 हो गया, फिर 2 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 36 हो गया, फिर 2 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 18 हो गया, फिर 2 से 18 भाग देंगे तो 9 आ गया। अब आगे तो 2 आएगा नहीं, तो इसको भूल जाइए। हमको बोला है कि 2 का घातांक बनाना है, तो देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो गया? 4, और यही आपके 4 आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। पूछा था ना 2 का घात बताइए, तो 4 ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का कंसेप्ट है, आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। बोला है अपरिमेय कौन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो रूट के अंदर रहे और जिसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होता है। देखिए 10 जो है रूट के अंदर है, लेकिन 100 है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ये 10 बाहर हो गया। ये रूट के अंदर 4 है, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 2, बाहर हो गया। अच्छा ये 16 रूट के अंदर 16 है तो उसका स्क्वायर रूट 4, और नीचे डिवाइड है 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये सबका स्क्वायर रूट निकल गया पूर्णतः, लेकिन इसका पूर्णतः स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। ए ऑप्शन हो गया आपके सवाल का आंसर। ए ऑप्शन हो गया आपके सवाल का आंसर। बोला था अपरिमेय बताना है तो जो रूट के अंदर रहे और जिसका पूर्णतः वर्गमूल न निकले तो वो होता है अपरिमेय। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। बोला है कि निम्नलिखित में से, सुनिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था? जिसका फैक्टर ना हो सके या खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में ना आए। तो देखिए एक ही ऑप्शन सी है 41, ये खुद के टेबल में आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया 41। बाकी का फैक्टर हो सकता है, ये 91, 213 और 501 का सबका क्या हो जाएगा बाबू? तो सबका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल कहता है, बोला कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा बताइए, मतलब HCF बताना है। हम शुरू में ही बताए थे लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1, लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1, याद रखिएगा। कितना बाबू? 1। लगातार संख्याओं का HCF 1 मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, या अभाज्य संख्याओं का भी HCF 1। देखिए बोला है कि कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, रूट के अंदर रहेगा लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाए, रूट के अंदर रहे लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे ये देखिए पहला ऑप्शन, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो ये देखिए बाहर निकल गया रूट के अंदर से,
तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। सवाल में पूछा था कि परिमेय कौन है, यही तो परिमेय हो गया, ऑप्शन है। और क्या, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये बी वाले का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 50 है और रूट के अंदर 500 है। अगर एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 5 से काटते हैं तो नीचे 10 आएगा और रूट के अंदर 10 और 10 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं होगा। इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर 5 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका रूट में रहते हुए भी एक स्क्वायर रूट पूर्णतः निकल सकता है, इसलिए परिमेय हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले। देखिए इसमें हम p की जगह पर कुछ भी रखें, अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सम संख्या नहीं मिलेगा, हमेशा विषम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया। 5 क्या होता है? विषम संख्या होता है। अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 मिलकर 3, 3 क्या होता है? विषम संख्या। जबकि सवाल में पूछा है सम संख्या बताइए, तो यहाँ कुछ भी रखिएगा p के जगह पर यहाँ विषम मिलेगा। यहाँ अलग अलग रखिएगा तो कभी सम मिलेगा कभी विषम मिलेगा। जैसे हम 1 रखेंगे p के जगह पर तो 1 मिलेगा, 1 विषम संख्या होता है। 2 रखेंगे तो 2 सम संख्या होता है। 3 रखेंगे तो 3, तो कभी विषम कभी सम। जबकि सवाल में बोला है केवल सम आना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कभी सम आएगा कभी विषम आएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर रखिएगा कुछ भी तो हमेशा विषम, हम कभी सम मिलेगा कभी विषम। यहाँ भी p की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, 2 सम हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, 3 क्या हो गया? विषम हो गया। तो यहाँ भी कभी सम संख्या मिलेगा और कभी विषम संख्या मिलेगा। एक ही ऑप्शन डी है जहाँ 2p में यहाँ कुछ भी p के जगह पर आप पुट करिएगा हमेशा सम मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। तो ये डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हुए चलिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल में क्या कहता है? कहता है कि दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। याद रखिए भिन्न जो होता है वो अंश बाई हर होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? अंश बाई हर होता है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है ये समझिए। ट्रिक क्या है? अशांत और शांत पहचानने का ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक ये है कि इसका हर जो है, हर अंश नहीं, अंश पर ध्यान नहीं देना है, हर पर ध्यान देना है। हर जो है वो इस रूप में अगर दिखाई देता है, इस रूप में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप में दिखाई अगर दे दे तो कहेंगे कि वो शांत है। या ऐसी भी हो सकता है कि 2 के पावर m केवल मिले तब भी शांत होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि 5 के पावर m मिले केवल तो भी, सिंगल बेस 2 रहे तो भी, सिंगल बेस 5 रहे तो भी, या बेस में 2 और 5 दोनों रहे तो भी, अगर ऐसा तीनों में से कोई कंडीशन आता है तो कहेंगे शांत है। क्या कहेंगे? शांत है। बाकी 2 और 5 के अलावा कोई और बेस बनता है तो कहेंगे अशांत है। क्या कहेंगे? अशांत है। तो देखिए ये 50 में 5 और 2 मिलेगा, 5 और 2 मिलेगा ना तो ये शांत है, जबकि बोला है अशांत बताना है तो ये नहीं होगा। अच्छा 243 में आपको 3 मिलेगा जरूर। क्या मिलेगा? 3 जरूर बेस में मिलेगा, तो जबकि यहाँ 3 नहीं ना है बेस में तो ये आपका अशांत हो गया। 1600 में बेस 2 मिलेगा और 5 भी मिलेगा, तो 2 और 5 मिल रहा है ना तो ये शांत हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ 625 में बेस 5 मिलेगा, बेस क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, तो ये अशांत नहीं, शांत है, तो ये नहीं होगा। सवाल में पूछा था कि अशांत बताइए, तो एक ही ऑप्शन बी है जो क्या है बाबू? अशांत है। एक ही ऑप्शन बी है जो क्या है? अशांत है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए याद रखिए हमेशा अगर परिमेय है एक और एक अपरिमेय है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। अब इन दोनों का गुणनफल पूछे या भागफल पूछे या योग पूछे या माइनस पूछे, इन दोनों के साथ रिलेट करके तो हमेशा अपरिमेय। हमेशा क्या मिलेगा बाबू? अपरिमेय। हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। याद रहेगा? कहिएगा बिल्कुल रहेगा। यानी परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़िएगा तो भी अपरिमेय, परिमेय के साथ अपरिमेय घटाइएगा तो भी अपरिमेय, परिमेय के साथ अपरिमेय गुणा करिएगा तो भी अपरिमेय,
परिमेय में अपरिमेय से अगर भाग दीजिएगा तो भी अपरिमेय, मतलब हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में क्या कहता है कि 0.777 ऐसे डॉट डॉट करके बोला है और इसका मान पूछा है। अब इसका ट्रिक बड़ा शानदार है, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटका दीजिएगा। यहाँ बोला है ना 0.7777 ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। इसका ट्रिक क्या है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बार। संख्या 7 जो है बार बार रिपीट कर रहा है तो ऊपर क्या दे देंगे? बार। और इस बार हटाने का क्या तरीका है, जो 7 है उसको 7 को लिख दीजिए और जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9। एक ही अंक है ना 7 कितना अंक है? एक ही अंक है और एक ही अंक पर रेकरिंग है, इसलिए एक ही बार 9 देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या होगा बाबू? आंसर हो गया। 7/9 का मतलब ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल ये देखिए, बोला है कि पाई क्या है? अपरिमेय। शुरू में ही बताए थे पाई क्या होता है? अपरिमेय। अच्छा, पाई के साथ कोई संख्या से अगर हम भाग दें तो भी अपरिमेय कहेंगे, तो भी क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। तो भी क्या कहिएगा? अपरिमेय कहिएगा। अगर पाई के साथ कुछ जोड़िएगा तो भी अपरिमेय, पाई के साथ कुछ गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय, पाई के साथ कुछ घटाते हैं तो भी अपरिमेय। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए सवाल, देखिए आगे क्या कहता है। सवाल में बोला है कि कौन अभाज्य संख्या है। सवाल में क्या बोला है? कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो जो जिसका फैक्टर ना हो या खुद के टेबल में आए। मैंने क्या बताया था? किसी और के टेबल में ना आए, किसी और के पहाड़े में ना आए, वो खुद के पहाड़े में आए। तो एक ही ऑप्शन है बी, जो क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। बोला है कि कौन परिमेय संख्या है, बताइए, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए यानी रूट के अंदर ना रहे तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर 3 दिख रहा है तो ये परिमेय नहीं, अपरिमेय है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी √5 है, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में ऐसे लिखना था, इसको ऐसे लिखना था, इसको ऐसे लिखना था, ठीक है ना। ये इसका भी 6 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा कि √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ये डिवाइड का साइन है, तो बच जाएगा 2 और 2 परिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन सी, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और यही सी आपके सवाल का सही आंसर है। अगर समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर दबा के करते रहें। देखिए सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि 65, बोला है कि 65 और क्या है और 117 है और इसका HCF दे दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से HCF कितना होगा? तो आपके हिसाब से HCF 13 होगा। कैसे? तब 65 को हम 13 × 5 लिख सकते हैं और 117 को हम 13 × 9 लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो HCF होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 13। अच्छा आपके हिसाब से HCF 13 आया, जबकि सवाल में बोला है HCF इन मॉस 65m - 117 है। आपके हिसाब से HCF 13 आया है, क्वेश्चन बोला है कि नहीं 65m - 117 होगा। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 117 में जब 13 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा बराबर कितना है? 65m है। 65 से काटिएगा 2 बार में, यानी m का वैल्यू हो गया 2। और यही आपसे पूछा था कि m का मान बता दीजिए और m का मान आया कितना है? तो कहिएगा 2 आया है, ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो शुरू में ही हम बताए थे 2 से स्टार्ट होता है, यानी 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा भाज्य संख्या कौन सबसे छोटी होती है? भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है? तो कहिएगा 4 होती है। 1 नहीं, 1 को लिखिएगा ऐसे, नोट में कहीं लिख लीजिए, 1 को नोट में कहीं लिख लीजिए। क्या 1 जो है 1 न तो लिखिएगा, न तो भाज्य है, न तो भाज्य और न ही
अभाज्य और न ही अभाज्य। ऐसे कहीं नोट में लिख लीजिए। 1 जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ऐसे कहीं नोट में लिख लीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। बोला था कि इन दोनों का गुणनफल बताइए, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आप मौसम पूछा था, माफ़ी चाहेंगे, गुणनफल नहीं मौसम पूछा था। 4 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही 2 ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। सवाल में कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य संख्या हैं। तो 5005 के हम फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा कितने अभाज्य। 5 से काटिए तो 1000 एक बार में कट गया। अब 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट कर देखिए तो 7 कम 7 30 बचेगा। 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21 हो गया। अब 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 तिया 33। अब नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या कितना हो गया, 5 7 11 और 13। तो अभाज्य संख्या कितना है, गिनिए 1 2 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में बोला है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या होती कौन है, तो 10 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन होती है, 10। और 10 से लेकर कहाँ तक बाबू, 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। सवाल में बोला है कि 3 से विभाज्य। तो एक बात बताइए, 10 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा। 12 में 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन है, 12 है, जिसमें 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 3 बढ़ाइए, 12 में 3 बढ़ेगा तब 15 है, 15 में भी 3 से भाग जाएगा। 15 के बाद 3 जोड़िए, 18 है, 18 में भी 3 से भाग लगेगा। ऐसे करके 99 तक हो जाएगा, क्योंकि 99 में भी 3 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा। अब बोला है कि कितनी संख्या है, तो अब ट्रिक देखिए। ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए सबसे पहले अंतर देखिए, 12 और 15 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 15 और 18 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर, यानी सब में अंतर समान मिल रहा है। याद रखिए, जब सब में अंतर सेम दिखाई दे तो ये एक एपी हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका एन का वैल्यू मान निकालने का तरीका देखिए। ट्रिक देखिए क्या कहता है, लिखिएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइएगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और भाग देंगे कॉमन डिफरेंस है। कितना डिफरेंस आया, 3। कितना डिफरेंस आया है, 3। तो 3 से भाग देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा पदों की संख्या। 3 से भाग देंगे तो 29 बार में 29 और 1 मिलकर कितना हो गया, 30 आपकी संख्या हो गया। टोटल कितनी अंकों, 2 अंकों की संख्या हो गई, 30 हो गई। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आगे सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसा 17 है, तो एलसी। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल बताए थे, ऐसे बोले थे कि इसका कंसेप्ट होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये मैंने बताया था। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का गुणनफल दिया कितना सवाल में, तो 8670 दिया है। अच्छा, एचसीएफ सवाल में कितना दिया है, तो 17 दिया है, और आपको लॉसा का मतलब एलसीएम निकाल देना है। अब 17 से काटिए, 17 पचे 85 और 17 कम 17, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी एलसीएम कितना आ गया, तो कहेगा 510 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बाबू, तो कहेगा 510 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे सवाल देखिए। आगे देखिए क्या कहता है। आगे सवाल में कहता है कि 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। देखिए 6 दिया हुआ है, उसके बाद 8 दिया है, उसके बाद 22 दिया है, और आपको निकाल देना है एलसीएम रेशियो एचसीएफ, दोनों का अनुपात बताना है। अब ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखिए अच्छा एक बात बताइए, इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 8 को ऐसे ही 8 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 काट दीजिए। यहाँ देखिए, क्या 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, 2 काट दीजिए। अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 8 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो तीनों बच गया। क्या बच गया, 3, 8, 11,
तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 × 8 और × 11, ठीक है, अनुपात। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का क्या ट्रिक है, देखिए इन दोनों का कितना का अंतर है, 8 और 6 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ मैं बता देता हूँ साफ सुथरा, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 14 का अंतर है। कितना का अंतर है, 14 का। 8 और 22 में 14 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है। इन दोनों में छोटा कौन है, 2 है। क्या 2 के पहाड़े में सब आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा। क्या 2 से 6 में भाग लग जाएगा, 2 से 8 में भाग लग जाएगा और 2 से 22 में भाग लग जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 से 1 बार में काटिए, 2 से 4 बार में काटिए, 4 × 3 = 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132, और इधर 1 है तो 1, यानी 132:1 हो गया। 132:1 हो गया, यानी ऑप्शन हो गया ए। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि लाइक करके जाएंगे। बस इतना ही सवाल था फर्स्ट चैप्टर से, परिमेय संख्या से। बस आपसे गुजारिश है कि बेहतर लगा है, ट्रिक कंसेप्ट अच्छा लगा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। टेंशन मत लीजिए, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी अब, ठीक है ना। बहुत शानदार।